दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस घटनाक्रम के 11 एपिसोड हो चुके हैं और अब हम चलते हैं अपना 12वें एपिसोड की तरफ। हल्की सी झलकी पिछले एपिसोड की आपको याद दिला दूं। श्रीनिधि जी और उनके मित्रों ने एक पेड़ को चुनकर उस पर मचान बांध लिया था और श्रीनिधि जी फ्रेश होने के लिए चट्टानों के पीछे कहीं चले गए थे और उसके बाद इन लोगों ने देखा, यानी कि इनके मित्रों ने देखा कि एक टाइगर, एक बाघ इन लोगों के बहुत नज़दीक के पास बहुत नज़दीक से इनसे गुजरा जा रहा है, मतलब वहाँ से निकल रहा है, जिसकी उम्र करीब 14 से 15 साल के करीब रही होगी, मतलब उम्र दराज। उसके बाद ये लोग अपने कैंप फायर के पास आ गए और वहीं बैठकर अपने हाथों सेकते हुए गपशप करने लगे। वहीं खाना भी खाया और फिर रात करीब 12 बजे के आसपास ये लोग मचान पर चढ़ गए और अपने अपने कंबलों के अंदर घुसकर सो गए। हालांकि बीच में बहुत सारी घटनाएं और घटी, अब जिनको मैं अगर सुनाने लगूंगा तो वो एपिसोड दोबारा रिपीट करना होगा, है ना। तो इसलिए वो नहीं सुना रहा हूँ, सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिछले एपिसोड में जाना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस मचान पर 49 दिन को पहले एपिसोड से देखना शुरू कीजिए। तो हम लोग चलते हैं घटनाक्रम में आगे की तरफ, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। दोस्तों, इस जंगल में ये लोग 15 दिन रहे, लेकिन इनको दोबारा से बाघ नहीं दिखाई पड़ा, मतलब बाघ ने इनको दर्शन नहीं दिए। लेकिन फिर भी इनके दिन जो है अच्छे कट रहे थे। ये लोग दिन भर अलग अलग घाटियों में घूमते थे और रात को मचान पर जाकर सो जाते थे। ये इन लोगों की दिनचर्या थी। कभी कभी पास के रेतीले मैदान में कबड्डी खेलते थे तो कभी कविता और संगीत वगैरह से ही अपना इंटरटेनमेंट कर लेते थे, अपना टाइम ये पास कर लेते थे। बड़े मतलब आनंद के दिन बिता रहे थे। इनकी जो मचान थी वो भी बहुत बढ़िया थी, एक कुटिया की तरह थी जिसमें एक दरवाज़ा था और 2 खिड़कियाँ भी बनी हुई थी वेंटिलेशन के लिए। एक मोटी ऑयल क्लॉथ से छत बनी हुई थी। एक तो नवंबर और दिसंबर की ठंड, ऊपर से सुबह शाम का कोहरा, रात भर टप टप छत पर गिरती ओस की बूंदें। उससे ऐसा लगता था जैसे पेड़ की टहनी में कोई भूत प्रेत वगैरह कोई बैठा हुआ है और जो इनकी छत पे छोटे छोटे कंकर मार रहा हो। कई बार तो जंगल की हवाएं इतनी तेज चलती थी कि लगता था कि मचान अब उड़ा तब उड़ा। लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब ठीक ठाक ही रहा। रात में कई बार किसी लकड़ बग्घे की हंसी, गीदड़ों की हाउ हाउ करते हैं ना वो, कभी किसी पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की बेचैनी से भरी हुई आवाज़, तो कभी मचान के नीचे से दबे पांव चलते हुए किसी अज्ञात पशु के चलने की आहट, ये अक्सर इनको सुनाई पड़ती रहती थी। एक रात तो 3-4 बार इन्होंने बाघ और तेंदुए की दहाड़ों को भी सुना, जो उनको मतलब उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कहीं किसी दूर के जंगल से आ रही हो। तो इस तरह की आवाज़ों से अक्सर इनकी नींद जो है टूट जाया करती थी। लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर जो एक भयपूर्ण लेकिन रोमांचित, क्या कहना चाहिए, एक वातावरण सा हो जाता था। मतलब वो इनके लिए एक बड़ा शानदार और एक बड़ा अतुलनीय होता था, मतलब बड़ा मज़ा आता था इनको। एक रात तो बहुत भयंकर बादल गिरा है और बिजली कड़कने के साथ साथ भयानक बारिश होने लगी। इन लोगों को इस बात का डर था कहीं बिजली इस पेड़ पर ना गिर पड़े जिस पर ये लोग मचान बांध कर बैठे हैं। लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ और रात जैसे तैसे कट गई, बिना कोई दुर्घटना के। कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई और रात कट गई। सारी रात डरते हुए मचान पर काटने के बाद जब अगली सुबह ये लोग जगे और बाहर निकले तो उस टाइम का सवेरा, क्योंकि बादल वादल हट गए थे, धूप निकल आई थी, तो बहुत ही अलौकिक और भव्य सवेरा इन लोगों ने देखा। इन लोगों का कुछ ऐसा ख्याल था कि जंगल में इनकी नींद जो है वो शायद
कुक्कुटों की आवाज़ सुनकर खुला करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग हर रोज़ जंगली तीतरों की आवाज़ को सुनकर जागा करते थे। तीतर जो आवाज़ करता है उससे इन लोगों की नींद खुला करती थी, जो इनके मचान से कुछ ही दूर झाड़ियों में बोला करते थे। इस बात पर इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि इन लोगों का तो पूरा विश्वास था कि जंगल में कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी हो, सबसे पहले जाग कर जो आवाज़ करने वाला पक्षी है वो कुक्कुट होता है। लेकिन इस जंगल में तो दूसरी ही बात देखने को मिल रही थी। श्रीनिधि जी को लगा कि सुबह जल्दी जागने के मामले में, मतलब अर्ली मॉर्निंग जो उठना है उसके मामले में, हो सकता है कि शायद कुक्कुट की से तीतर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुबह जगाने के मामले में। तो इन्हें लगा कि इस विषय में इन्हें कुछ और जानकारी लेनी चाहिए, कुछ और स्टडी करनी चाहिए, थोड़ा और अध्ययन करना चाहिए कि कुक्कुट है कि ये तीतर। वैसे तो तीतर एक अपना घरेलू पक्षी है, हर कोई जानता है तीतर के बारे में। उसके कद और रंग रूप आदि के संबंध में जानने की इन्हें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। हाँ, उसमें एक बड़ी विचित्र सी बात इन्होंने नोटिस करी। इन्होंने ध्यान दिया, भले ही 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन तीतर ठीक 6:15 बजे के आसपास ही बोलता है। उसकी मतलब टाइम एक फिक्स टाइमिंग है। श्रीनिधि जी सोच रहे थे कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो बिना किसी घड़ी की सहायता से ये रोज सही समय में जाग जाता है। और इस बात के उत्तर के लिए इन्हें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, उत्तर सामने ही था। कई लोगों ने, जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी, उन्हें पता ही है। इन्हें भी वाल्मीकि रामायण का ध्यान आया, जिसमें लिखा है कि जब भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत की एक गुफा में चतुर्मास बिता रहे थे। चतुर्मास तो बरसात का सीजन होता है, और आसमान में घने काले बादल छाए रहते थे। सूर्य देव के दर्शन तक नहीं हो पाते थे। सूर्योदय और सूर्यास्त कब हो रहा है इस बात का कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर भी उनके पड़ोस में जो पक्षी रहते थे, उनकी कुटिया के आसपास में जो पक्षी रहते थे, उनकी दिनचर्या में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता था। उनके रोज के काम जो थे, जो रूटीन वर्क थे, उनके वैसे ही चलते थे जैसे नॉर्मल दिनों में चला करते थे। उनको देखकर भगवान श्री राम पहले तो थोड़ा विस्मित हुए, थोड़ा उनको ताज्जुब हुआ, लेकिन जल्दी वो समझ गए कि जिन पक्षियों के पड़ोस में वो ठहरे हुए हैं, हकीकत में वो पक्षी नहीं है, बल्कि वो भूत और भविष्य के ज्ञाता वन देवता हैं। ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है। जब पक्षी अपने घोंसलों में वापस लौटते थे, तब भगवान श्री राम समझ जाते थे कि शाम हो गई है, अब अंधेरा होने वाला है, पक्षी लौट के आ गए हैं। और जब वो जागकर अपने आहार के लिए बाहर निकलते थे, तो भगवान श्री राम समझ जाते थे कि अब सवेरा हो गया, भाई सूर्यदेव निकल गया, ये अब अपने उस पर निकल गए हैं पक्षी। बात असल में ये है कि प्रकृति के सारे पक्षियों को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का सही अनुमान लगाने की जो अद्भुत क्षमता है, ये प्रकृति ने दी है। इसलिए तीतर सूर्योदय से लगभग 10 मिनट पहले जग जाता है और आवाज़ करने लगता है। तीतर की आवाज़ के कुछ मिनटों के बाद जंगल के जागृत होने के सबूत दिखाई पड़ने लग जाते हैं। कौवों की काऊ काऊ, कबूतरों की गुटरगू, चिड़ियाओं की चहचहाट, मतलब कहने का मतलब सभी पक्षियों की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। रंग बिरंगे पक्षी के जो झुंड होते हैं वो आसमान में उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं तोते उड़ रहे हैं, कहीं कौवे उड़ रहे हैं, कहीं कुछ। मतलब आप लोगों ने भी ख्याल किया होगा, सुबह होते क्या होता है सीन। ये सब अपने भोजन की तलाश में अपने अपने घोंसलों से बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, और फिर शिकार अपना जो भी खाना है भोजन करके फिर लौट के आते हैं। 6 बजे के बाद जब सूर्योदय होता है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है, तो पशु जगत भी चेतन हो जाता है। हाथियों के झुंड अपने रात्रि विश्राम स्थलों को छोड़कर वो आगे निकल जाते हैं। दूसरे वन्य पशु धूप सेकने के लिए खुले मैदानों में आ जाते हैं। वातावरण में हल्की हल्की गर्माहट सी आ जाती है, और जो ओस की जो बूंदें होती हैं वो भी धीरे धीरे अपना भाप बनकर हवा में सब उड़ जाती है। मतलब एक दोपहर कितनी खूबसूरत हो जाती है। सुबह से
लेकर के सनराइज से लेकर 11 बजे तक का टाइम बड़ा खूबसूरत हो जाता है। लेकिन श्रीनिधि जी के मन में एक संदेह बना हुआ था। उन्हें लग रहा था कि ये तीतर और कुक्कुट को सबसे पहले जगाने वाले पक्षी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। जो इनकी गले से जो आवाज़ निकलती है वो बहुत तेज़ होती है और बहुत दूर दूर तक जाती है। लेकिन हकीकत में इनसे पहले भी कोई ना कोई पक्षी जाग जाता होगा। कोई ना कोई पक्षी ऐसा ज़रूर होगा जो इनसे पहले जागता होगा, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं होगी जिसे सब सुन सकें। तो इसलिए वो उसके बारे में पता ही नहीं है। और श्रीनिधि जी का संदेह एक दिन सही भी साबित हो गया। हुआ यूँ कि उस दिन ये अपने 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो इनका पहरे का जो टाइम था, इनके जागने का टाइम था, ये जगे हुए थे और इनके कान जंगल की तरफ से आने वाली आवाज़ों की तरफ लगे थे कि कहीं से कोई हाथी इनके मचान की तरफ तो ना आ रहा हो, या कोई मतलब जो पहरेदारी होती है प्रॉपर तरीके से ये अपना लगे हुए थे। अचानक से इन्हें एक बहुत मीठी लेकिन हल्की सी चिरिप चिरिप कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। एकदम से चौंक गए और सोचने लगे कि यार ये कौन सा पक्षी है, ये जो तीतर से भी पहले जागता है। इन्होंने अपनी घड़ी देखी तो उस टाइम 5:45 हो रहे थे, यानी कि पौने 6 बजे हुए थे। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, जाड़ों के दिन, और ऐसे में इतनी जल्दी जागकर ये पक्षी क्या कर रहा है और ये कौन सा पक्षी है, क्या है इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो इन्हें लगा कि आज किसी कारण से शायद हो सकता है उस पक्षी की नींद थोड़ा पहले खुल गई है। लेकिन उसके बाद भी 3 दिन तक ठीक उसी झाड़ी में से वही आवाज़ उसी समय पर सुनाई पड़ने लगी। इसको सुनकर इन्हें अपनी सोच पर यकीन करना पड़ा कि ये चाहे जो भी पक्षी हो, लेकिन ये पक्षी तीतर से पहले जग जाता है। ये मतलब ये पहले उठता है उससे। अब श्रीनिधि जी के मन में उस पक्षी को देखने की इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई, बड़ी प्रबल इच्छा हो गई। यार वो कौन सा पक्षी है, कैसा दिखता है, क्या साइज है, क्या रंग है, सब जानना चाहते थे। तो ये मचान से नीचे उतरे और बहुत ही दबे पांव उस तरफ चल पड़े जिस तरफ से वो पक्षी की आवाज़ आ रही थी। जिस झाड़ी में से पक्षी की आवाज़ आ रही थी उसी के बगल में एक छोटी एक चट्टान थी। श्रीनिधि जी उस चट्टान के ऊपर बहुत सावधानी से बिना किसी तरह की कोई आवाज़ किए चढ़ गए और उसकी ओर से झांककर उस पक्षी को देखने की कोशिश करने लगे। यार ये आखिर ये पक्षी क्या है, ये करके क्या है यार इसके अंदर। ये अपनी मचान से काफ़ी दूर निकल आए थे। रात का सन्नाटा और भयानकता अभी भी कायम थी। किसी भी हिंसक पशु के आ जाने की पूरी पूरी संभावनाएं थी जी। कहीं से लेपर्ड आ सकता था, टाइगर आ सकता था, कुछ भी, अंधेरा तो था ही। लेकिन उस पक्षी को जो देखने की इनकी इच्छा थी वो इनके ऊपर इस कदर हावी थी कि इन्हें उन सब चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, उनकी परवाह ही नहीं करी। इनको कोई डर ही नहीं था इन सब चीज़ों का, क्योंकि सारा ध्यान इनका उस पक्षी पे था। अब करीब 15 मिनट बीत गए लेकिन वो पक्षी नहीं दिखाई पड़ रहा था। और दिखाई भी कैसे पड़ता यार, चारों तरफ अंधेरा जो फैला हुआ था। लेकिन उसके बोलने की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ रही थी, वो लगातार आ रही थी। अब इन्हें पूरी उम्मीद थी कि कुछ ही मिनटों में अंधेरा मिट जाएगा, थोड़ा सवेरा हो जाएगा और ये उस पक्षी को अच्छी तरह से देख पाएंगे। और फिर वही हुआ। जैसे ही घड़ी में 6:15 बजे और तीतरों की पहली आवाज़ इन्होंने सुनी, उसी समय सुबह के जो हल्का हल्का जो उजाला होता है उस उजाले में इन्होंने वो पक्षी इनको दिखाई पड़ गया। वो बड़े कमाल का पक्षी था। वो एक छोटा सा जीवित खिलौने की तरह था, जैसे खिलौना हो लेकिन जिंदा। उसका जो कद था वो चिड़िया के बराबर था। उसका पेट असाधारण रूप से थोड़ा भारी था। छाती और पूंछ का रंग काला था, चेस्ट और जो टेल थी वो ब्लैक थी, और जो उसकी बैक थी, पीठ, वो मटमैले भूरे रंग की थी। जो उसकी चोंच थी वो चिड़िया से भी छोटी थी। उसकी पूंछ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई मशीन लगी हो जो लगातार उसे तेजी से ऊपर नीचे कर रही हो, वो इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी।
श्रीनिधि जी के समझ में नहीं आया कि भाई ये किस तरह का पक्षी है, बड़ा विचित्र सा, और अंधेरे में कर क्या रहा था। क्योंकि इस पक्षी को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। इससे पहले कभी इस पक्षी के बारे में ना सुना था ना देखा था। लेकिन फिर 3-4 दिन उसकी गतिविधियों को नोटिस करने के बाद इन्होंने इतना तो आइडिया लगा लिया कि उसकी जो आँखें हैं वो अंधेरे में कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकती होंगी, और इसलिए उसका दिन जो है दूसरे पक्षियों के अपेक्षा पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पहले जग जाता है, अंधेरे में अच्छी तरह से देख लेता है, तो उसका पहले ही शुरू हो जाता है दिन। इस पक्षी को देखने के बाद श्रीनिधि जी का मन अब जंगल के दूसरे पक्षियों की तरफ आकर्षित हो गया, और इनके दिल में अब जो सारा दिन था वो अलग अलग पक्षियों को देखने और उनका अध्ययन करने में बीतने लगा। ये शौक 3-4 दिन तक तो इनके ऊपर इस कदर हावी रहा कि खाना पीना और सोने के अलावा ये दिन भर पक्षियों की बातें, उनकी एक्टिविटीज़, उनको खेलते कूदते हुए, उनको उड़ते और मतलब किससे शिकार करते क्या करते, उन्हीं चीज़ों को देखते रहते थे। इतने दिनों में इस जंगल में मतलब इतने दिनों से इस जंगल में रहते हुए और आसपास की सारी घाटियों में घूमने फिरने के बाद ये लोग इस निर्णय में पहुंचे कि ये लोकेशन हाथियों के रहने के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि हाथियों को 12 महीने पानी की आवश्यकता रहती है, और इस जो एरिया था इसमें पानी की भरमार थी। जगह जगह में जलधाराएं थी और जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी था, और इतना पानी था कि हाथी बड़े आराम से उनमें अपनी जल क्रीड़ाएँ कर सकते थे, तो खूब पानी में खेल सकते थे। हाथियों की आदत होती है कि जितना संभव होए वो अपने आप को छिपा कर रखते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि अपने उनका जो हड होता है उसको छिपा के रखें। इस क्षेत्र में छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी पहाड़ियाँ थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी, और जो इतनी अंधकार और घुमावदार थी कि उनके चक्रव्यूह में कोई आदमी अगर गलती से फंस जाए तो रास्ता तो भटक ही जाता था कि पता नहीं किधर जाना है। मतलब इतनी ऐसा चक्रव्यूह था पहाड़ियों, उन छोटी छोटी पहाड़ियों का। श्रीनिधि जी और उनके मित्र भी कई बार ऐसी पहाड़ियों में फंस चुके थे जिनसे वे बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकल कर वापस आ पाए थे। ये ऐसी घाटियाँ थी जिनमें हाथियों के झुंड अपने आप को बड़ी आसानी से छुपा के रख सकते थे, सेफ रहते थे। और शायद यही कारण था कि जब तक ये लोग जंगल में रहे, मतलब ये लोग थे श्रीनिधि जी और इनके मित्र, जब तक जंगल में रहे हाथी हमेशा ही इनके पड़ोसी बने रहे। ये लोग इतने बार हाथियों को देख चुके थे कि अब हाथी को देखने की इच्छा ही इनकी खत्म हो गई थी। जी अब क्या हाथी देखना यार, रोज तो हाथी 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 देख रहे हैं। घाटियों में घूमते समय इन लोगों को अक्सर हाथियों के दल दिखाई पड़ते रहते थे। यहाँ तक कि रात को मचान में जब ये सो रहे होते थे उस टाइम भी हाथियों की तरह तरह की आवाज़ें ये लोग सुनते रहते थे, जिनसे इनको पता चल जाता था ये हाथियों का कोई दल इन लोगों के मचान के आसपास ही अपना कहीं डेरा डाल के पड़ा हुआ है। क्योंकि कभी टहनी तोड़ ले, कभी कुछ कर ले, शोर तो होता ही है। हालांकि ये डर तो हमेशा ही बना रहता था कि न जाने कब कोई हाथी इनके मचान की तरफ ना आ जाए, और कहीं आया और हो सकता है कि इनके मचान को नुकसान पहुंचा दे, गिरा दे पेड़ से नीचे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी कोई हाथी इन लोगों की तरफ नहीं आया। दोस्तों, जैसे इंसान में कई प्रवृत्तियां होती हैं, वैसे ही हाथियों के भी जो है ना अलग अलग स्वभाव होते हैं। कुछ हाथी तो बहुत ताकतवर और सामर्थ्य होने के बावजूद बिल्कुल शांत रहते हैं, क्वाइट एकदम कूल रहते हैं। और कई हाथी तो ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत ताकतवर हैं लेकिन मन से कमज़ोर होते हैं। और कुछ तो इतने उदार होते हैं कि परेशान करने पर भी वो शांत रहते हैं, वो चुप्पी साध रहते हैं, छोड़ो यार क्या ऐसे करें, वो गुस्सा उस्सा नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे उद्दंडी होते हैं कि बात बात में झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसे जो उद्दंडी हाथी होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती है, और इसलिए हाथियों से भरे जंगलों में भी इंसान अपने दिन आराम से काट सकता है।
और यही कारण था कि ये लोग भी दिन रात हाथियों के पड़ोस में रहकर अपना समय निश्चिंत होकर बिता पा रहे थे। अगर हाथी आक्रामक होता तो ये कहाँ वहाँ पे अपने दिन काट पाते। एक भी हाथी इनके मचान के पास कभी नहीं फटका था, कभी भी नहीं। कई बार तो ये लोग हाथियों के नज़दीक चले जाते थे और वहीं झाड़ियों में छुपकर घंटों बैठे रहते थे और उनकी एक एक गतिविधियों को ये लोग ध्यान से देखते रहते थे। लेकिन कभी भी किसी हाथी ने इनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना कभी दौड़ाया, ना कभी कुछ किया, कुछ नहीं किया। लेकिन बॉस, इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल के सभी हाथी सीधे और शरीफ होते हों। जाने कितने इक्कड़ हाथी बहुत दुष्ट और भयानक होते हैं। वो इंसानों को पीछा तो छोड़ो, मारने में भी नहीं चूकते हैं, जान से मार देते हैं आदमी को। हर्ड में रहने वाले हाथी हालांकि कुछ शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उनमें भी आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब इन झगड़ों के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और जो मेन कारण है वो किसी हथिनी के प्रति दो नर हाथियों की जो आपसी प्रतिस्पर्धा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उसे पाने की। और उस दौरान जो युद्ध होता है वो बहुत भयानक होता है, वो जानलेवा होता है। मतलब जानलेवा होता है जी, अब क्या कहूँ। वैसे तो श्रीनिधि जी को 8-10 साल पहले सिद्धाश्रम की एक घाटी में एक बार ऐसा ही युद्ध देखने को मिल चुका था, लेकिन दोबारा से ये मौका इन्हें इसी जंगल में मिला। और इस घाटी में जो युद्ध इन्होंने देखा, वैसा युद्ध शायद ही किसी को कभी देखने को मिला हो या कभी किसी को मिलेगा। और इस युद्ध को देख पाने का जो सारा श्रेय है ये आनंद जी को जाता था, क्योंकि ना तो वो बीमार पड़ते और ना ही इन्हें 12 दिन से ज़्यादा यहाँ इस कैंप में, अपने इस मचान में रुकना पड़ता। अब वो 12 दिन की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊँ। हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन ये लोग मुक्ता जी के आश्रम से इस जंगल की यात्रा के लिए निकलने वाले थे, ये भी वहाँ से निकलने वाले थे, उसी दिन पंडित हरि शर्मा जी ने इन लोगों से ये वादा ले लिया था कि ये लोग 12 दिन से ज़्यादा जंगल में नहीं रुकेंगे और 12वें दिन दोपहर तक आश्रम में लौट कर आ जाएंगे और फिर सब लोग मिलके खाना खाएंगे। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। कुछ ऐसा हुआ, जिस दिन इन्हें आश्रम वापस लौटना था उसी दिन अचानक आनंद जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज फीवर आ गया, बुखार आ गया और ये लोग आश्रम वापस नहीं लौट पाए क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी चलने फिरने की। आनंद जी का बुखार कम नहीं हो रहा था, इसलिए इन्हें 2-3 दिन और जंगल में रुकना पड़ा। इस तरह से इन्हें 12 के बदले 15 दिन हो गए जंगल में रहते हुए। 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 12, 3, 15, 3 दिन एक्स्ट्रा इनको यहाँ रुकना पड़ा। 15वें दिन ये लोग आश्रम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। मचान से सारा सामान उतार लिया गया था और मचान को वैसे ही छोड़ दिया, मतलब जो बनाया था, जो मेहनत करी थी उसको तोड़ा नहीं इन्होंने, वैसे ही रहने दिया। इस स्थान से आश्रम की दूरी सिर्फ 4 मील थी और कोहरा बहुत घना छाया हुआ था। आश्रम पहुंचने में इन्हें 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगना था। तो ये लोग अपने वहीं पर कैंप फायर जला करके वहीं पर बैठ गए और गपशप करने लगे। अब इन लोगों का विचार था कि कोहरा थोड़ा कम हो जाए तो आश्रम की तरफ वापस लौटा जाए। ये लोग मस्ती में अपनी गपशप करने में लगे थे। तभी अचानक दाहिनी तरफ के जंगल से बहुत ही भयानक चिगाड़ें इन लोगों को सुनाई पड़ी। चिगाड़ नहीं, चिगाड़ें। पहले तो इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतने दिनों से लगातार ये इसी तरह की जो है चिगाड़ों को लगातार सुन ही रहे थे, तो इन लोगों ने इस पर कोई ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके 2-3 मिनट बाद जब 5-7 हाथियों की मिली जुली सम्मिलित चिगाड़ें और सुनाई पड़ने लगी, लगातार सुनाई पड़ने लगी, तो ये सभी लोग सतर्क हो गए। ये लोग जानते थे कि इस तरह की चिगाड़ें हाथे तभी लगाते हैं जब उन्होंने अपने दल के कोई 2 हाथियों की लड़ाई बंद करानी हो। इसलिए अब इन लोगों का सतर्क रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि 2 लड़ते हुए हाथियों में से
अगर कोई भी हाथी हार कर भागता तो दूसरा हाथी उसका पीछा करता, जो जीत रहा होता वो उसको मारने के लिए उसका पीछा करता। और इस बात से की संभावनाएं बहुत थी, मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वो भागते हुए इनके मचान की तरफ आ जाएं। और अगर ऐसा हो जाता तो ये भी संभावना ऐसा भी हो सकता था कि इनमें से कोई इनका साथी उन हाथियों की चपेट में आ जाता। जैसा कि आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि सड़कों पर जब कोई भैंस या कोई सांड आपस में लड़ रहे होते हैं तो अनजाने में इंसान भी उनकी चपेट में आ जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, चोटें खा जाते हैं। लेकिन श्याम जी का कहना कुछ और था। वो बोले हारने के बाद सांड या भैंस भले ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन हाथी ऐसा नहीं करते। वो लड़ते लड़ते भले ही मर जाएं, लेकिन भागते नहीं है, लड़ना नहीं छोड़ते हैं। ये श्याम जी का एक अपना विचार था। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी बोले कि श्याम, मानता हूँ कि तुम जिन हाथियों की बात कर रहे हो वो युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाते, लेकिन सारे हाथी वैसे नहीं होते हैं। इतिहास साक्षी है, कई बार हाथियों के आपस में झगड़ा होने के बाद कमज़ोर हाथी वहाँ से भाग जाता है, यानी कि उसको जब लगता है कि कमज़ोर पड़ रहा है तो वो भाग जाता है। तो श्याम जी ने कहा कि हो सकता है भाग जाता होगा, लेकिन लगातार जब घंटों तक लड़ने के बाद ही, पहले नहीं, घंटों तक तो लड़ेगा ही। और ये जो लड़ाई है ये तो अभी अभी शुरू हुई है, इसलिए अभी से मचान पर टंगने की क्या ज़रूरत है यार। क्या फ़ायदा है कि अभी से जाके मचान में बैठ जाएं, थोड़ी देर चलने दो युद्ध उनका। फिर श्रीनिधि जी बोले अगर ऐसी बात है तो इस धूनी मतलब उस कैंप फायर के पास भी जमकर बैठने का क्या अर्थ निकलता है। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि उन हाथियों के पास पहुंचकर उनकी लड़ाई को ही देख लिया जाए, उनको देखें यार कैसे माहौल हो रहा है, क्या हो रहा है। क्यों, तैयार हो सब लोग? बाकी सब लोगों से पूछा उन्होंने, भाई सब लोग तैयार हो चल के देखने के लिए? अब इस बात का जवाब जो है कुमार जी ने दिया। बोले निधि, अगर तुम तैयार हो तो हम भी पीछे नहीं है, चलो चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। इन लोगों को इतना तो पता था कि लड़ाई कहीं आसपास ही हो रही है, लेकिन जंगल में ठीक किस जगह पर हो रही है ये नहीं पता था। फिर भी आनंद जी को शंभू जी और वीर सिंह जी की देख रेख में छोड़कर ये लोग चले गए खोज में, जंगल में उन लड़ते हुए हाथियों को देखने के लिए कि किस तरफ हैं। अभी ये लोग मचान से थोड़ा ही दूर आए थे कि जो चक्रव्यूह की तरह जो फैली हुई छोटी छोटी सी, मैंने बताया ना, पहाड़ियाँ थी, वो इनके रास्ते में आ गई। उन्होंने रास्ता रोक लिया, और रोक लिया से मतलब होगा क्या कि उन पहाड़ियों के पीछे से जोर जोर की हुंकार पुकार और माथों के टकराने की भयानक आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, तो इनको रुक जाना पड़ा। लेकिन पहाड़ के पीछे थी, छोटी सी पहाड़ी थी, उसके पीछे थी, इनको दिखाई कुछ नहीं दिया। इन लोगों को लगा कहीं ये लोग किसी परेशानी में ना फंस जाए, तो ये बहुत ही दबे पांव चलते हुए पास के एक पहाड़ी पर, जो करीब 100 फीट ऊंची थी, जिसकी ऊंचाई जो है करीब 100 फीट थी, उस पर चढ़ गए और उस पर उगी हुई झाड़ियों के पीछे छुपकर वहीं से नीचे की ओर झांकने लगे। बहुत ही भयानक सीन था, भयानक सीन जिसे बोलते हैं। घना कोहरा था जिससे बहुत सारे भारी भरकम हाथी खड़े थे, जो अपनी सूट को उठा उठा कर चिघाड़ रहे थे, माँ माँ, मानो उन जवान हाथियों से कह रहे हो जो लड़ रहे हैं, अरे लड़ते क्यों हो भाई, शांत हो जाओ यार, मत लड़ो मत लड़ो। लेकिन ये हाथी भले ही कितना गला फाड़ने हो, उन दोनों जवान हाथियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दोनों ही खूब ताकत लगाकर एक दूसरे से भिड़े हुए थे, बुरी तरह से भिड़े हुए थे। दोनों हाथी इसी कोशिश में लगे थे कि किसी तरह से भी जीत कर जो दल की जो युवा हथनी है उसको प्रभावित कर उसका प्रेम पा सकें। दोनों ही हाथी आयु में और बल में बिल्कुल बराबर ही दिख रहे थे। दोनों एक दूसरे के माथे से माथा भिड़ाकर पूरी ताकत से एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो थक जाते थे तो वो कुछ देर आराम करने लगते थे,
और फिर एक दूसरे से भिड़ जा रहे थे। मतलब भयानक युद्ध उनका चल रहा था। गनीमत ये थी कि उन दोनों हाथियों के दांत नहीं थे, जो टस्क होते वो नहीं थे, नहीं तो वो दोनों जिस तरह से लड़ रहे थे वो दोनों ही बहुत बुरी तरह से खून से लथपथ हो चुके होते। दोनों ही हाथी युवा थे और उनको देखकर लग रहा था कि ये युद्ध अभी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है भैया, ये तो लड़ते रहेंगे। कुछ देर बाद उनके लड़ने का जो तरीका था, जो ढंग था, वो बदल गया। टक्कर मारने और धकेलने का जब कोई उनका परिणाम नहीं निकला तब उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी सूंड एक दूसरे की सूंड में फंसा कर ऐसे फंसा ली और खींचना शुरू किया। दोनों अपनी अपनी तरफ खींचे थे। ये जैसे वो नहीं होता, हम इंसान लोग दो टीमें बना करके रस्सा कस्सी का खेल खेलते हैं अपने, तो वैसे ही हाथी भी कर रहे थे। अपनी आगे की टांगों को स्थिर जमा कर, पिछली टांगों को और पुट्ठों को पीछे की तरफ झुका करके एक दूसरे को खींचने में लगे हुए थे। उनको जैसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दो चट्टानों के बीच में कोई काले रंग का रस्सा बांध दिया गया हो, जो टाइट बांध दिया गया हो। इतनी देर में इन्होंने देखा कि दाहिनी तरफ वाला जो हाथी था वो कुछ थक सा रहा है, जो दाहिनी तरफ वाला था। और क्योंकि जो बाईं तरफ वाला जो हाथी था, जब उसे झटका देकर अपनी तरफ खींच रहा था तो उसके पैर उखड़ गए थे और वो 2-3 हाथ उसकी तरफ खींच जा रहा था और फिर तुरंत ही अपने पैरों को जमा कर बाईं तरफ वाले हाथी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लग जाता था। तो काफ़ी देर से ये सब चल रहा था। अचानक बहुत जोर से धड़ाम की आवाज़ आई और बाईं तरफ वाला हाथी गुलाटी खाता हुआ पीछे की ओर जा गिरा। अब ये सीन देखकर श्रीनिधि जी और इनके मित्र को बड़ा ताज्जुब हुआ। यार सोचने लगे कि यार ये अचानक कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले तक तो वो जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जो जमीन में गिर गया वो हाथी लग रहा था कि जीत रहा है, अब वो अचानक गिर कैसे गया। तो इन लोगों की इस बात का जवाब विपिन जी ने दिया। उन्होंने कहा उसकी जो ये हार हुई है, मतलब जो गिरा है, ये उसकी असावधानी और दाहिनी तरफ वाले हाथी की एक सस्ती सी चाल के कारण हुई है। मतलब एक ऐसी चाल उसने चली है सस्ती सी, जिससे वो फंस गया और गिर गया। जैसे सभी लोगों ने देखा होगा कि बच्चे खेलते हुए कई बार ऐसा खेल खेलते हैं ना कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी अपनी ओर खींचते हैं, वो उधर खींचेगा वो इधर, और उनमें से जो शरारती बच्चा होता है वो अचानक से अपने साथी का हाथ छोड़ देता है। जैसे ही हाथ छोड़ता है तो उसका साथी जो है वो उलट कर पीछे जा गिरता है। देखा होगा ना बच्चों की खेल अक्सर। तो ठीक वैसे ही इस दाहिनी तरफ वाले हाथी ने भी चाल चली। बहुत चालाक होता है साहब हाथी। जब दोनों हाथी सूंडों को आपस में फंसाकर एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे तो पहले तो अपने प्रतिद्वंदी को धोखा देने के लिए उसने अपने आप को थोड़ा थका हुआ और थोड़ा कमज़ोर होने का कुछ ऐसा शो किया कि यार मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा वीकनेस आ रही है, कुछ कुछ शो किया। एक दो बार उसकी तरफ खिंच भी गया, जैसे उसे खींचा तो खिंच भी गया। कुछ अपने आप को ऐसा दिखाया कि जैसे वो हार रहा है। और फिर जब उसने देखा कि अब प्रतिद्वंदी पूरी तरह से उसके धोखे में आ गया है, कि अब तो आ गया धोखे में, सोच रहा है कि वो जीत गया है, तो उसने तुरंत उसकी सूंड छोड़ दी और वो बेचारा धड़ाम से पीछे जा गिरा। यार सोचो तो सही, कितनी चालाकी होगी उस हाथी के अंदर यार, कितना तेज उनका दिमाग होता है हाथी का। क्या यार, मैं मतलब ये इमेजिन करके भी बड़ा वो हो रहा है। मतलब जरा सा दिमाग चलाया और बाजी को अपने पक्ष में कर लिया, हारती भी बाजी को पक्ष में कर लिया। कमाल है यार है ना। अब जो हाथी जमीन में गिरा हुआ था वो किसी भी तरह से कम तो था नहीं। उसे अगर अभी भी समझने का मौका मिल जाता तो वो जरूर दाहिनी तरफ वाले हाथी से अपने इस हार का बदला ले लेता। लेकिन वो दाहिनी तरफ वाला हाथी वो भी बहुत तेज था, वो चालाक तो था ही। उसे पता था कि अगर गिरे हुए दुश्मन को संभलने का मौका मिल गया तो ये समझो कि हाथ में आई हुई जीत को जो है जानबूझकर हाथ से निकल जाने देना होगा। तो इसलिए उसको ऐसा मौका ही नहीं देना है। इसलिए उसने गिरे हुए हाथी को संभलने का कोई अवसर ही नहीं दिया और अपने घुटनों से बड़ी ही क्रूरता से उसके पेट को मसलने लगा, पाँव से ऐसे ऐसे मसलने लगा उसको।
जमीन में गिरा हुआ हाथी मर भी सकता था, लेकिन उस हाथी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, ये जिंदा रहे मरे, बस इसको मारना है। उसके दिमाग में यही था, मारो इसको यार। वो बहुत बुरी तरह से उसके पेट को मसलने में, रगड़ने में, घसटने में लगा हुआ था। मतलब क्या क्या कहना चाहिए, गूंथने में लगा हुआ था। बहुत ही दर्द भरा सीन था। ये जो श्रीनिधि जी और उनके मित्र जब इस सीन को देख रहे थे, बड़ा दर्द भरा था। इन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। वो लोग इस बहादुर हाथी को सिर्फ इसलिए कि वो अपने दुश्मन की एक चाल में फंस गया और गिर गया, उसे इस तरह छटपटाते और मरते हुए देखना लोगों को जरा भी नहीं अच्छा लग रहा था। इन लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था। इन लोगों की इच्छा हो रही थी कि किसी भी तरह से ये इस साहसी जो ये जवान हाथी है, इसकी रक्षा होनी चाहिए यार, इसको बचाना चाहिए यार। ये नहीं मरना चाहिए इसने, कम से कम ऐसे तो नहीं मरना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे भयंकर वन्य पशुओं के युद्धों के बीच में इंसानों को हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, करना ठीक भी नहीं रहता है, और कोई करता भी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया? क्या उस हाथी को बचाने की कोई कोशिश करी? क्या वो हाथी बच पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीनिधि जी और उनके मित्र हाथियों के दल के बीच में फंस गए और हाथियों ने पूरी पहाड़ी को घेर लिया? हुआ क्या होगा आखिर? कुछ तो हुआ होगा ना? क्या हुआ होगा? इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, है ना? तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज़ की यही कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक वन्य जीवों के बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उत्तराखंड के आदमखोर बाघ, तेंदुए, उनके शिकार की सच्ची कहानियाँ, ये सब आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और उत्तरांचल डायरीज़ को जब आप खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको मिलेंगी। दोस्तों, चैनल का नाम उत्तरांचल डायरीज़ है, उत्तरांचल डायरीज़। इसलिए इसमें ज़्यादातर उत्तराखंड के जंगलों, वन्य जीवों और आदमखोरों की ही बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोगों को मेरी सुनाए जो कहानियाँ मैं सुनाता हूँ वो आपको कैसी लगती है। कहानियाँ नहीं है, सत्य कहानियाँ। मगर मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन्हें जैसे जैसे वो घटी है ठीक वैसे वैसे ही आप तक पहुँचाऊँ, अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ घटाना ना करूँ। हाँ, शब्दों का हेरफेर करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं जिनको सामान्य हिंदी में बदल के बोलना पड़ता है। तो जो भी महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर उत्तरांचल डायरीज़ को दिया। और साथ ही आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे ना? तो थैंक यू दोस्तों। तो फ़िलहाल तो चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो आप लोग भी तो इंतज़ार करेंगे ना? करेंगे ही करेंगे ना? ओके, ठीक है फिर तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।